कल अपन ने बाजार विभक्तीकरण क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इन सारी बातों पर चर्चा की थी। आज अपन इस बात पर का अध्ययन करेंगे कि जो बाजार को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है, बाजार को जो विभिन्न समूह में बांटा जाता है, उसके आधार क्या होते हैं। बाजार जो विभक्तीकरण होते हैं वो विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। इनमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। समय समय के साथ इन आधारों में बाजार के नए आधार तैयार होते रहते हैं तथा पुराने जो आधार होते हैं वो आउटडेट हो जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बाजारों के विभक्तीकरण के बहुत से आधार बताए हैं। जैसे इसमें कंडिफ एवं स्टील का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। कंडिफ एवं स्टील ने बताया कि जो बाजार है वो उपभोक्ता बाजार में और औद्योगिक बाजार में इसको बांटा जा सकता है। इसी प्रकार से फिलिप एवं कोटलर ने बताया कि बाजार का जो विभक्तीकरण है वो भौगोलिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, साइकोलॉजिकल आधार पर, विपणन के आधार पर, वस्तु के स्थान के आधार पर इत्यादि आधार पर किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि विभिन्न विद्वानों ने बाजार विभक्तीकरण के विभिन्न अलग अलग मत बताए हैं और उसके आधार पर अपन बाजार का विभक्तीकरण कर सकते हैं। जो बाजार विभक्तीकरण के जो प्रमुख आधार हैं उसमें अपन मुख्य रूप से इसको निम्नलिखित आधारों पर बांट सकते हैं। इसमें पहला वो है भौगोलिक आधार, ज्योग्राफिक बेसिस या ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया। भौगोलिक आधार पर बाजार के विभक्तीकरण से आशय बाजार के क्षेत्र को भौगोलिक इकाइयां जैसे देश, राज्य, नगर या गांव में विभाजित करना होता है। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर यह भी विभाजन किया जा सकता है कि जैसे गर्म एवं ठंडे प्रदेश, जलवायु, पहाड़, मैदानी इलाके, पठार वाले इलाके आदि। भारत जैसे देश की विभिन्न राज्यों की जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। यहाँ पर जो कुछ बहुत गर्म इलाके हैं तो कोई इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे मुंबई भारत का एक इलाका है तो वहाँ पर जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है वो पूरे साल बेचे जा सकते हैं, जबकि जो उत्तरी भारत है उसमें काफ़ी सर्दी के मौसम में आप कोल्ड ड्रिंक को नहीं बेच सकते हैं। केवल ग्रीष्मकालीन ऋतु में ही ठंडे पदार्थों की मांग बनी हो सकती है। इसी प्रकार से ग्रामीण और शहरी बाजार के आधार पर भी आप डिफ्रेंशिएट किया जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में भी काफ़ी अंतर पाया जा सकता है। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर सड़कें पक्की होगी तो वहाँ पर कार, स्कूटर आदि का प्रयोग ज़्यादा होगा, किंतु अगर जहाँ पर धरातल ऊंचा नीचा होगा वहाँ पर जीप, मोटरसाइकिल इनका प्रयोग ज़्यादा होगा। तो ये किसी भी जो मार्केट है उसका जो ज्योग्राफिक एरिया है, उसका जो भौगोलिक आधार है वो किस प्रकार से है उसके आधार पर भी बाजार को अपन बांट सकते हैं। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण होगा वो होगा उसका जनांकिकी आधार, डेमोग्राफिकल बेसिस। डेमोग्राफिक बेसिस ये कहता है कि बाजार के विभक्तीकरण के लिए जो जनसंख्या के विभिन्न घटक है उनको बेसिस मानना चाहिए, उनका क्राइटेरिया लेना चाहिए कि आपके पास में किस आयु के लोग हैं, किस इनकम वाले लोग हैं, किस लिंग वाले लोग हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है। तो इनको अपन निम्न टुकड़ों में इनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसमें करेंगे कि आयु वर्ग। आयु के आधार पर भी बाजार विभक्तीकरण किया जा सकता है। किसी भी उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की पसंदगी एवं नापसंदगी उम्र के अनुसार बदलती रहती है। बचपन में जो उत्पाद पसंद होते हैं बड़े होने पर उनका महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए एक विपणन प्रबंधक को आयु वर्ग को ध्यान में रख करके और विपणन का कार्य संपन्न करना चाहिए। नंबर 2 पे अपन ये कह सकते हैं कि इनकम क्राइटेरिया भी एक व्यक्ति की जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसको प्रभावित करता है। एक व्यक्ति की जो इनकम है वो उसकी परचेजिंग पावर को प्रभावित करती है और परचेजिंग पावर के आधार पर एक व्यक्ति का वस्तु क्रय करने का जो तरीका है वो प्रभावित होता है। सामान्यतया जो निम्न लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो
मूल्य अथवा कीमत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि जो हायर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं वो वस्तुओं के गुण, साज सज्जा, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अतः आय के आधार पर भी हमको मार्केट का विभाजन किया जाना चाहिए। तीसरा जो इसका मुख्य बिंदु माना जाएगा वो अपन ले सकते हैं एजुकेशन की शिक्षा क्या है। शिक्षा के आधार पर भी हम अलग अलग उपभोक्ताओं के वर्ग बना सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षित, अशिक्षित, कम पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, ये जो व्यक्ति हैं हम इसके आधार पर भी इनके ग्रुप बना सकते हैं। फिर अपन ले सकते हैं कि लिंग के आधार पर बाजार विभक्तिकरण ग्राहकों के लिंग के आधार पर भी किया जा सकता है। महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के उत्पादों की आवश्यकता होती है, अतः विपणन प्रयास भी अलग अलग प्रकार से करने की आवश्यकता संभव हो सकती है। इसी प्रकार से उपभोक्ताओं का जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय के आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है कि अगर कोई नौकरी पेशा करने वाला है, व्यापारी है, स्वतंत्र पेशा करने वाले व्यक्ति हैं, तो इन सब का ग्रुप एक अलग अलग बनाया जा सकता है। इसमें भी जो नौकरी पेशा में है, फिर उनको उनमें क्लर्क कौन है, उनमें ऑफिसर्स कौन है, उनमें सैनिक कौन है, सैनिक अधिकारी कौन है, उनमें व्यावसायिक अधिकारी कौन है, अर्थात अलग अलग ग्रुपों के आधार पर, इनके आधार पर भी अपन इनका ये कर सकते हैं। फिर लास्ट और नेक्स्ट बिंदु अपन ले सकते हैं जना डेमोग्राफिक में कि उनका जीवन चक्र अवस्था क्या है, अर्थात एक ही समान वर्ग के आयु के लोग हैं, वो शादीशुदा हैं, विधुर है, तलाकशुदा है, कुंवारे हैं, तो उनमें भी आवश्यकताएं में भिन्नताएं होती है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक बेसिस है वो भी बाजार विभक्तिकरण को प्रभावित करता है, उसके आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण होता है। नंबर 3 इसका जो प्रमुख बिंदु है वो है मनोवैज्ञानिक आधार। ग्राहकों की मनोदशा या उनके मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ग्राहकों के अंदर अंतर उत्पन्न करती है। ग्राहक की ये विशेषताएं उस ग्राहक के व्यक्तित्व के कारण होती है। कुछ लोग बहुत खर्चीले होते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ही कंजूस होते हैं। कुछ लोग स्वभाव से साहसिक होते हैं, डेयरिंग होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही डरपोक प्रकृति होते हैं। ग्राहकों की जीवन शैली या उनके जीवन जीने का ढंग, उनकी आवश्यकताएं, उनकी क्रय आदतें, उनकी क्रय की वरीयताएं, ये सब इससे प्रभावित होती है। अतः एक विपणनकर्ता को ग्राहकों की जीवन शैली के आधार पर भी उपभोक्ताओं का विभाजन करते रहना चाहिए। इसके अलावा ग्राहकों का व्यक्तित्व भी उनकी पसंदगी, उनकी नापसंदगी, उनकी क्रम वरीयताओं को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य उसकी आवश्यकताओं एवं क्रय वरीयताओं का निर्धारण करता है। एक व्यक्ति के जीवन के अनेक मूल्य हो सकते हैं, जैसे जीवन में आनंद, अपनत्व, संतोष, मधुर संबंध बनाना, सुरक्षा की भावना आदि। ग्राहकों में विद्यमान ये सभी तत्व जीवन मूल्य उसकी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त अपन ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व संबंधी घटक होते हैं वो भी उत्पाद और ब्रांड की बिक्री को प्रभावित करते हैं। जैसे मोबाइल फोन और पेजर का उपयोग करना, कौन से ब्रांड का उपयोग करना, किस प्रकार का करना, ये सारे मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल बेसिस के रूप में अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु के रूप में अपन कह सकते हैं कि लाभ का आधार, बेनिफिट्स बेसिस। बेनिफिट बेसिस में अपन मेरे विचार से कुछ क्रेता वस्तुओं को लाभ प्राप्ति की दृष्टि से खरीदते हैं। वस्तु के क्रेताओं में लाभ प्राप्ति संबंधी जो प्रेरक होते हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। इस अंतर्भेद के आधार पर बाजार विभक्तिकरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए स्कूटर के अनेक ब्रांड बाजार में उपलब्ध है। कुछ क्रेता रख रखाव कम, पुनर्विक्रय मूल्य अधिक और हल्का होने के कारण स्कूटर खरीदते हैं, जबकि कुछ लोग एवरेज और मूल्य की दृष्टि से दूसरा स्कूटर खरीदते हैं। अतः एक विपणन प्रबंधक को अपने विपणन संवर्धन कार्यक्रम तैयार करते समय क्रय के इस अंतर्भेद को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात एक विपणन प्रबंधक द्वारा ग्राहकों के उत्पाद विशेष लाभ के प्रति झुकाव को ध्यान में रखकर ही बाजार विभक्तिकरण करना चाहिए, ताकि प्रत्येक बाजार खंड उसके अनुकूल विपणन प्रयास कर सके। इसके आधार पे अपन कह सकते हैं विपणन आधार। विपणन आधार पर भी बाजार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। कुछ ग्राहक अधिक मूल्य वाले उत्पादों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, जबकि कुछ ग्राहक अधिक मूल्य का ब्रांडेड उत्पाद ही खरीदना पसंद करते हैं।
कुछ उपभोक्ता वस्तु की किस्म पर ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, अतः एक उत्पादक या विपणनकर्ता को इन बातों को ध्यान में रखते हुए विपणन प्रयास करने चाहिए ताकि उसे अधिक सफलता प्राप्त हो सके। इसके आधार पे अपन ये कह सकते हैं नेक्स्ट बिंदु में क्रय अवसर। कुछ उपभोक्ता इस प्रकार के होते हैं जो विभिन्न अवसरों पर उत्पादों का क्रय करते हैं। उदाहरण के लिए जन्मदिन, शादी की सालगिरह, वैलेंटाइन डे, होली, दीपावली, धनतेरस, इस प्रकार से। तो वो किस दिन ग्राहक खरीदना चाहते हैं, कौन सा ग्राहक किस समय पर इसको खरीदना चाहते हैं, इस आधार पर भी अपन बाजार विभक्तिकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु में अपन कह सकते हैं ब्रांड निष्ठा कैसी है। बाजार विभक्तिकरण ग्राहकों की ब्रांड निष्ठा के आधार पर भी किया जा सकता है। कुछ लोग किसी विशेष ब्रांड के लिए पूर्ण समर्पित होते हैं, जबकि कुछ उपभोक्ताओं की निष्ठा बदलती रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके किसी भी ब्रांड के प्रति कोई निष्ठा नहीं होती है। अर्थात ब्रांड निष्ठा में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ब्रांड निष्ठा का पता किस प्रकार से लगाया जाए। कई बार यह देखने में आता है कि जैसे जैसे कंपनी के ग्राहक ब्रांड को खरीदने जाते हैं, ब्रांड निष्ठा बढ़ती जाती है, क्योंकि कम निष्ठावान ग्राहक ब्रांड को पहले छोड़ते हैं। अतः ब्रांड निष्ठा बाजार खंड को सदैव आधार नहीं माना जा सकता है। ये भी बहुत प्रकार से इसको भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रेट बेसिस क्या है, अर्थात बाजार विभक्तिकरण का आधार मनय स्थिति, वस्तु ज्ञान और वस्तु की उपभोग दर पर भी हो सकता है। अनेक व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनकी मनय स्थिति को परिवर्तन कर भावी ग्राहक बनाया जा सकता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको परिवर्तित करना बहुत संभव नहीं होता है। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन आधारों पर बाजार जो विभक्तिकरण है उसका इन आधारों पर उसको किया जा सकता है। अब अपन आज अध्ययन करेंगे कि बाजार विभक्तिकरण होता है, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। बाजार विभक्तिकरण सभी संस्थाओं द्वारा किए जा सकते हैं, किंतु सभी बाजार विभक्तिकरण प्रभावी नहीं हो पाते हैं। अतः बाजार विभक्तिकरण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो निम्नांकित होती है। नंबर 1, मेजरेबल होना चाहिए, वो मापन योग्य होना चाहिए। बाजार विभक्तिकरण के सभी घटक मापन योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रभावी बाजार विभक्तिकरण के लिए घटकों का मापन योग्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए उपभोक्ता की आय का मापन किया जा सकता है, लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक घटकों का मापन संभव नहीं होता है। नंबर 2, बाजार खंडों तक सुगम पहुंच। प्रभावी बाजार विभक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि विपणनकर्ता न्यूनतम खर्च पर बाजार खंडों तक पहुंच सके। वितरण माध्यमों तथा विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के साधनों की पहुंच भी बाजार खंडों तक सुगमता पूर्वक हो जानी चाहिए। नंबर 3, बाजार खंडों का उचित आकार होना चाहिए। वे न तो बहुत छोटे होने चाहिए, न बहुत बड़े होने चाहिए। उनकी साइज है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जहां पर हर व्यक्ति की आसानी से पहुंच संभव हो सके। नेक्स्ट बिंदु है विभेद योग्यता। बाजार खंड में विभेद योग्यता होनी चाहिए, अर्थात बाजार का प्रत्येक खंड दूसरे खंड से अलग एवं पहचानने योग्य होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट बिंदु है व्यवहारिक। वो बाजार जो विभक्तिकरण है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, न कि केवल वो सैद्धांतिक हो, केवल थ्योरेटिकल हो। तो ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जो कि जिसका क्रियान्वयन करना संभव हो। नेक्स्ट बिंदु है कि ये मितव्ययी होना चाहिए, बाजार खंडों का स्थायी अस्तित्व होना चाहिए, और जो बाजार खंड अपन करते हैं वो लाभदायी होने चाहिए। अगर उपरोक्त बातों को अपन ध्यान में देकर के किसी भी बाजार विभक्तिकरण की कार्यवाही को संपन्न करते हैं तो हमारा विपणन, हमारी मार्केटिंग निश्चित रूप से प्रभावशाली होगी, लाभदायक होगी, और हम ग्राहकों तक हमारी सुगम पहुंच बना सकेंगे एवं हम बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।